नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। देखिए, एक दो चीजें आज मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि तिकड़म से आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। छोटा मोटा नहीं, कुछ लोग ज्यादा तिकड़म ही हैं जो तिकड़म से प्रदेश भी चलाने लगते हैं, देश भी चलाने लगते हैं। लेकिन तिकड़म से कोई अंतर्राष्ट्रीय उसमें सबको तिकड़म करके इनको इधर उधर कर ले, ये नहीं हो सकता है। मोदी जी और उनके जो सेकेंड इन कमांड है अमित शाह साहब, ये तिकड़म की राजनीति करते रहे और मैं उसको मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और आज शायद जो भारत की इस समय विदेश नीति की बात है, उसकी जो भी स्थिति आज हुई है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही सफल हैं, क्या बात है कि अब थर थर कांप रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, कभी थर थर कांपते हैं जी जिनपिंग, मतलब वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेकिन वो तिकड़म से कौन कहां कांप रहा है, क्या है, ये सबको पता है। नौकरियां जा रही हैं, व्यापार कम हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और इसका एक कारण है कि आप हर बात में तिकड़म से अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। मैं दो आपको जल्दी से इसके एक्सपीरियंस दे दूं। और एक तिकड़म जो देश के सामने हुआ, खुली आंखों से सबने देखा, लेकिन उस तिकड़म को शायद अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया। मोदी जी जब पहुंचे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तो मोदी जी के लिए एक बड़ी आपदा आई और इन्होंने उस आपदा को अवसर बनाया। आपदा क्या आई? 27 फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी, गोधरा स्टेशन पे। आग को कैसे झगड़ा हुआ, क्या लगी, ये सबके नजर में है। मैंने अपनी किताब में भी बहुत विस्तार से लिखा है, हे राम टू जय श्री राम में, आप उसमें भी देख सकते हैं, कहीं पे भी आप गूगल करिए मिल जाएगा। अब मोदी जी चीफ मिनिस्टर, आग लग गई। उसके बाद जो गोधरा में जो लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें उन सब बॉडीज को ले जाया गया अहमदाबाद और खुली बस उसमें ट्रक में उसको घुमाया गया। ये आपदा में अवसर तलाशने की बात थी और इस तरह के कई काम तिकड़म से आपने गलवान भी किया, इत्यादि इत्यादि सब किया। मैं कुछ फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूं कि अब ये याद रखिएगा कि 27 फरवरी 2002 में साबरमती के S6 कोच में आग लगती है। मोदी जी सबसे पहला काम क्या किया कि खुद ही इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दो। वैसे इंक्वायरी होती भी है, इंक्वायरी होनी भी चाहिए थी। 6 मार्च 2002, उस इंसिडेंट के 6-7 दिन बाद, गुजरात सरकार में जिसके मुख्यमंत्री मोदी जी थे, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1952 का, उसके तहत गोधरा में ट्रेन बर्निंग का उसका को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी। उस इंक्वायरी में जांच करता एक सिंगल मेंबर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज शाह साहब थे, जस्टिस शाह। फिर कोई बवाल हुआ कि भाई ये तो आप गुजराती कोर्ट के शाह साहब, जिनकी ये माना जाता था कि वो मोदी जी के बहुत नजदीकी रहे हैं। तो 21 मई 2002 में, मार्च में हुआ, अप्रैल में, फिर 21 मई में, तब तक हल्ला मच रहा था, सब जगह हो रहा था। केंद्र में एनडीए की सरकार थी, ये भी याद रखिएगा, मोदी जी की डबल इंजन सरकार थी। तो 21 मई 2002 में उसको एक मेंबर से 2 मेंबर कर दिया गया। अब उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नानावती ले आए गए और उस कमेटी का नाम हो गया नानावती शाह कमीशन। अब ये चलता रहा, लोगों के एविडेंसेस होने लगे, लोगों के साक्षात्कार होने लगे, लोग अपनी गवाही देने लगे, और कुछ 40,000, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत विस्तृत। उसमें 22 मार्च 2008, 6 साल बाद, जस्टिस शाह अपने फ्लैट में अकेले मरे पाए गए। अब ये गुजरात में बार बार होगा कि लोग मरे पाए जाएंगे और नो वन किल्ड, वो कुछ रहस्यमय मौत होंगी, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं होगा। 22 मार्च 2008 में जस्टिस शाह अपने फ्लैट में मरे पाए गए। अब नया कोई व्यक्ति चाहिए था, तो 6 अप्रैल 2008 में गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मेहता इसमें ले आए गए और अब ये नानावती शाह कमीशन से नानावती मेहता कमीशन हो गया। एक चीज इसमें याद दिला दें, तहलका मैगजीन का एक वीडियो आया था, रिलीज हुआ था पब्लिक फोरम, उसमें जिसमें अरविंद पांड्या जो गुजरात सरकार के वकील थे,
उन्होंने कैमरे में वो पकड़ा था, मतलब तहलका कैमरे पे कहते हुए सुने गए थे जस्टिस शाह के लिए कि शाह तो अपना आदमी है। उन्होंने हिंदूवादी नेताओं से के रेफरेंस में कह रहे थे शाह तो अपना आदमी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और नानावती जो है इसको तो घूस घूस दे के इसको ठीक कर दिया गया है। ये ऑन कैमरा तहलका ने अपनी उसमें छापा था। हालांकि उसके बाद पांड्या जी ने रिज़ाइन करना पड़ा उनको अपने पद से, और उन्होंने कहा ये तो मुझे फंसाया गया था इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये ऑलरेडी टेप हुआ था। अब जरा आ जाइए 2008 में फिर से वापस ले चल रहे हैं। एनडीए की सरकार, मुंह जबानी तो कहना कि राजधर्म और फलाना, लेकिन करना कुछ नहीं। अटल जी बार बार बोले ना कि राजधर्म निभाना चाहिए, फलाना करना चाहिए, लेकिन किए कुछ नहीं। 20 जुलाई 2004 में यूपीए सरकार आ गई केंद्र में, एनडीए चली गई, डबल इंजन खत्म। अब डर लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना करे, तो क्या किया गया, ये इंटरेस्टिंग है। डर ये लगा कि कहीं ये यूपीए सरकार जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो गुजरात के दंगे हुए हैं उस पर कुछ कार्रवाई ना करने लगे। तुरंत क्या किया, उसको प्रीएम्प्ट करते हुए तुरंत इसी नानावती शाह, उस समय कमीशन था जो बाद में नानावती मेहता कमीशन हुआ, उसका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा दिया गया। अब उसके दो काम हो गए, पहला ट्रेन की वो बोगी किसने जलाई, दूसरा गुजरात दंगों की भी वो जांच करने लगा, उसका काम बढ़ाया गया। याद रखिएगा यूपीए की सरकार आने के बाद, भाई जब यूपीए की सरकार आ गई 20 जुलाई को, उसके बाद 2004 में ये क्यों बढ़ाया गया, इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि जो सेक्शन 3B ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 है, वो ये कहता है कि एक ही उसकी इंक्वायरी के लिए साइमल्टेनियसली 2 कमीशन नहीं बन सकते हैं। तो अब केंद्र सरकार बनाना भी चाहती तो नहीं बना सकती थी, ऑलरेडी गुजरात सरकार का कमीशन है साहब उसमें। तो अब केंद्र सरकार को धीरे से इससे ढकेल के बाहर कर दिया गया। केंद्र सरकार अब इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठा सकती है गुजरात दंगों के लिए। एक चीज और याद रखिएगा, ओरिजिनली जब ये बना था 6 मार्च 2002 को, तो इस कमीशन का टर्म 3 महीने था। टर्म बढ़ाएगा, और कितनी बार बढ़ाएगा, 24 बार इसका टर्म बढ़ा। और क्यों बढ़ा 24 बार, जब तक मोदी जी सिक्योर ना हो जाए तब तक टर्म बढ़ाते चलो। टर्म 3 महीने के चीज का, जिसका टर्म 22 टेक्निकली 6 मार्च को शुरू हुआ, अप्रैल मई जून, 6 जून 2002 में खत्म हो जाना चाहिए था, उसका टर्म 22 बार बढ़ा के खत्म हुआ 31 अक्टूबर माफ कीजिएगा 31 अक्टूबर 2014 में, मोदी जी को जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तब। नहीं तो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो ये टर्म बढ़ता रहता, क्योंकि इंक्वायरी चलती रहती और दूसरी इंक्वायरी हो नहीं सकती थी। ये सामने सामने हो रहा था, तिकड़म की जा रही थी। ये सब तिकड़मी है। यूपीए सरकार आ गई, वो इंक्वायरी नहीं करवाई, ये कर दो, टर्म बढ़ाते चलो, 24 बार टर्म बढ़ाएगा। अब एक और चीज समझिए, सितंबर 2008 में मोदी जी चीफ मिनिस्टर हैं, इस कमीशन का पार्ट 1 ऑफ द रिपोर्ट वो रिलीज कर दी गई। पार्ट 1 का क्या था कि S6 कोच किसने जलाया, और इसको गुजरात असेंबली में टेबल करके इस पे हो गया। अब कमीशन का स्कोप एक और है, गुजरात दंगों की भी जांच करनी है, उस पे नहीं बोला गया, क्योंकि अभी तो मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में सरकार यूपीए की है, वेट कर रहे हैं। वेट किया गया, 2009 में फिर यूपीए की सरकार आ गई, ये भी गड़बड़ हो गया, फिर बढ़ाना शुरू करो, कमीशन का बढ़ाना शुरू करो। और फाइनल रिपोर्ट, गुजरात दंगों की फाइनल रिपोर्ट 18 नवंबर 2018 में सबमिट की गई, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तब। ये तिकड़म नहीं है तो और क्या है। एक चीज और जान लीजिए, गुजरात सरकार के एक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गुजरात दंगों में मोदी जी का हाथ है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने उस समय के अटल जी ने कहा था राजधर्म की बात, उनके ऊपर कोई आंच ना आए। मोदी जी को इस कमीशन ने बुला के उनकी भी एक बार भी गवाही नहीं ली, मोदी जी का वर्जन नहीं लिया गया। इस कमीशन का पूरा पैसा, जितना खर्चा था, वो गुजरात सरकार दे रही थी। तो जो एक ऐसा कमीशन जिसका खर्चा
24 बार बढ़ाया जाना, ये लाव लश्कर ये जो दिया जा रहा था, वो क्या अपने ही उन्हीं लोगों के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी कर सकती थी? तो ये तिकड़म से आपने ये सब काम किया कि आपने पहले 3 महीने के लिए किया, फिर 24 महीने तक, 24 बार तब तक बढ़ाते गए जब तक आप केंद्र में सरकार में नहीं आ गए। आप उसकी इंक्वायरी को एक आपने करके पहले कर दिया, दूसरे को आप अटकाए रखे क्योंकि अब दूसरी कोई कमीशन इंक्वायरी बैठ नहीं सकती है। ये तिकड़म था। दूसरा तिकड़म भी आपको याद दिला दूं। दूसरा तिकड़म था, हरेन पांड्या की हत्या होती है। हरेन पांड्या आपके आरएसएस और बीजेपी के सशक्त, मतलब बहुत बड़े नेता, उनकी हत्या करवा दी जाती है। हत्या तो किसी ने करवाई होगी, किसी का इंटरेस्ट होगा। वो आज तक नहीं पता लगा कि वो हत्या किसने की, और उसके जुर्म में ये कहा गया कि नहीं, हत्या एक सोहराबुद्दीन नाम के व्यक्ति ने की, गुंडा था। सोहराबुद्दीन को पकड़ के लाया गया, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर किया गया, कौसर बी का इनकाउंटर, उसकी बीवी का इनकाउंटर करने से पहले रेप भी किया गया, इनकाउंटर किया गया, और तुलसी राम प्रजापति, ये 3 लोगों का इनकाउंटर हुआ। उस समय यह कहा गया कि इस सोहराबुद्दीन हत्याकांड इनकाउंटर के लिए सीधे सीधे अमित शाह दोषी हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनको गुजरात से तड़ी पार किया गया 2 साल के लिए, वो तड़ी पार रहे, गुजरात एंटर नहीं कर सकते थे। और ये भी जस्टिस लोया फाइनली बंबई पहुंचा, क्योंकि ये हुआ कि गुजरात, सीबीआई ने कहा कि साहब गुजरात में निष्पक्ष जांच नहीं होगी। बंबई में पहुंचा, बंबई में मामला चल रहा था। जस्टिस लोया उसमें जज चेंज करके बनाए गए। जस्टिस लोया की भी रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई, और उनके पिता ने यह साफ आरोप लगाया था कि इसमें कैसे कैसे किसका किसका हाथ है। ये सब है, टाकले साहब की किताब है, हु किल्ड जस्टिस लोया, नाम से है कि किसने इसमें हत्या की है। लेकिन तिकड़म, फिर वही तिकड़म, और ऐसा तिकड़म कि अमित शाह साहब इससे बरी हो जाते हैं। और जिस दिन ये प्रोनाउंस होता है कि जजमेंट, 2014 में तो भाई अपनी सरकार आ गई, तो सैया भाई कोतवाल डर काहे का। और उसके बाद जस्टिस लोया जाते रहते हैं। जब ये डिसीजन आता है कि अमित शाह बरी, उसी दिन महेंद्र सिंह धोनी का, और ये सब लिखा है किताब में, मैं अपने मन से नहीं, तिकड़म ये किया जाता है, तिकड़म ये करो कि महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास के लिए उसको वो तैयार करो, संन्यास के लिए तैयार होते हैं। जिस दिन इनका आता है कि इनकी ये वाला डिसीजन आता है, उसी दिन महेंद्र सिंह धोनी का साथ में ही 1 घंटे बाद उनका संन्यास। असली खबर महेंद्र सिंह धोनी, ये खबर नीचे दबा दी जाती है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो मुख्य अभियुक्त थे इसके सोहराबुद्दीन हत्याकांड के, अमित शाह साहब, उनको एक बार कोर्ट भी जाना नहीं पड़ा है। बिना कोर्ट गई है छूट जाए, ही नेवर वेंट टू कोर्ट। तो ये तिकड़म से आपने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब आपने तिकड़म से सरकार चलानी शुरू की। आपने तिकड़म से, अब तो इलेक्शन कमीशन के सामने आ गया है कि वोट चोरी करके आप इलेक्शन जीत रहे हैं, आप ये तिकड़म कर रहे हैं। आपका तिकड़म बहुत दिनों तक चला, कामयाब रहे, आपने ये तिकड़म करने में बहुत सफलता पाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तिकड़म करके वो ईडी को इधर कर दो, तो ये तिकड़म से चल रहा है। लेकिन क्या देश तिकड़म से चल सकता है? क्योंकि जब देश चलता है तो उसको बाहर के देशों के साथ भी समन्वय करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। आपने तिकड़म करके लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। आपने अपना जो पहला शपथ ग्रहण था उसमें 7 भारत के जो जितने पड़ोसी राष्ट्र थे सबके राष्ट्राध्यक्ष आए। आपको लगा कि आप तिकड़म करके लोगों को ये मैसेज देना चाहे कि नहीं कैसे है, लेकिन आप तो आरएसएस की खाल ओढ़े हुए थे, आप तो आरएसएस के वेश में थे, आरएसएस की बात करते थे। हिंदू मुस्लिम के बिना तो आपका काम नहीं चलता, वो आपने शुरू कर दिया। इस तिकड़म से आपको लगा कि ये लोगों से गले मिलना, ये कर लेना, ये कैसे काम चलेगा। आप अभी एक वो है, मैं एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा।
जिस तरह से मोदी जी जो अट्ठास करते हैं, हा 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 करके हंसते हैं, कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप अपने घर में देख लीजिए, क्या कोई इस तरह से अट्ठास करते हैं, हंसी मजाक कोई करता है? किसी आपने आज तक देखा है? ये केवल अपने कैमरे के लिए करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरा बहुत दोस्त है। मेरा एक आदमी रशियन बोल रहा है, एक आदमी चीनी बोल रहा है, तुम्हें को समझ नहीं आ रहा, तुम उसको मैं हंसे जा हा करके। क्या है? तो तिकड़म से आप यहां तो चला सकते हैं, यहां तो सब भक्त लोग लग गए, क्या बात हो गई, जिनपिंग ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, पुतिन ने ये कहा, ये सब आप तिकड़म करते रहिए। लेकिन तिकड़म से आज आपने देश को विदेश नीति के मामले में कहां पहुंचा दिया है, ये साफ है। और आपने फिर तिकड़म किया। गलवान याद है, और गलवान से पहले पुलवामा याद है, क्या हुआ था? हमारे 40 से ऊपर जवान मारे गए थे। आपने उसको पुलवामा को करके आपने तिकड़म से उसको भी अपने उसमें कर दिया। सतपाल मलिक ने सब लिखा है कि ऐसे आपने मना किया, आप तो फोटो खिंचवा रहे थे। तो तिकड़म से आप ये सब कर सकते हैं, किसी पद पे रह लीजिए, किसी का फायदा करा दीजिए, आपके नाम से एफआईआर हो, वो उसको भी मत केस करिए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस तिकड़म से नहीं चलते हैं। वो किसी देश की सॉलिड उसकी नीति, उसका आगे का विजन, उसके नेता कितना देख पाता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या बात कर सकता है, उस पर चलते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि अब आपकी भी पोल खुल रही है, देश में भी खुल रही है और विदेश में भी खुल रही है, कि आप केवल तिकड़म से इस पद तक पहुंचे हुए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।